नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। निशानेबाजों ने दिलाया एक और स्वर्ण, वुशु में मिली चांदी। शिवा अर्जुन व सरबजोत की तिगड़ी ने आप देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है सोना, गोल्ड मेडल। अनुषा अग्रवाला ने घुड़सवारी की व्यक्तिगत ड्रेसेज स्पर्धा में आप देखिए देश को दिलाया है पहला पदक। महिलाओं की 60 किलोमीटर वुशु सांडा स्पर्धा में रोसी वीना देवी को रजत पदक से करना पड़ा संतोष। बैडमिंटन में पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। रामकुमार व साकेत माइनेनी और बोपन्ना व ऋतुजा की जोड़ी ने टेनिस में पक्के किए पदक है। एक बात और आप लोगों को बता दी, और ये 19वें एशियन गेम्स हो रहे हैं। 25 पदक जीते हैं भारत ने अब तक, आप देखिए हांगझू एशियन गेम्स में, और ये चाइना में हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं? चाइना में हो रहे हैं। 13 पदक भारतीय निशानेबाजों ने जीते, जिसमें 4 स्वर्ण भी शामिल हैं। एशियाई खेल की बात करें तो आप लोग एशियाड के नाम से इसे जानते हैं। एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन है जो हर 4 साल में एक बार होता है। और आप देखिए 1951 में पहली बार नई दिल्ली में हुआ था, फिर आप देखते हैं कि 1982 में भारत में हुआ था, 2 बार हुआ है। और आप देखते हैं कि अगला 2026 में होगा, तो ये एशियाई कहाँ होगा? जापान में होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग इसका ले लेंगे, ठीक है। मणिपुर में भीड़ को भड़का रहे उग्रवादी, पुलिस पर हमला में काले कपड़े पहने कई लोग थे शामिल। ये आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई है उसी की बात हो रही है, और लंबा समय हो चुका है, आपने देखा होगा। अगर मणिपुर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। देश में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की डेथ हो गई है। आप देखते हैं कि हमारे देश के जो स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, उनकी डेथ हो चुकी है। और इन्हें आप देखते हैं कि देश में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, कौन था? तो आपको बता देना है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और आप देखते हैं कि एम 58 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। और आप देखिए 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में जन्मे थे स्वामीनाथन ने देश के कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान भी दिया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि कृषि विज्ञान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्वामीनाथन ने धान व कृषि गेहूं की ज्यादा पैदावार वाली किस्मों को विकसित किया। वह खाद्य पोषण सुरक्षा के प्रबल समर्थक थे। यह उनकी ही देन थी कि भारत 1960 के अकाल के दौरान उससे पार पाने में कामयाब रहा। और आप देखिए उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण मिला, और 1989 में उन्हें देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। यही नहीं, 1987 में उन्हें पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 81 डॉक्टरेट उपाधियां दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से मिली। 2007 से 2013 तक वह राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। चलिए याद रखिएगा। हिंदू विद्यार्थियों को मुस्लिम छात्र से पिटवाया, महिला शिक्षक गिरफ्तार। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है। ये आप सभी जानते हैं, इस तरह की घटनाएं बड़ी हैरान कर देती हैं। और आप देखते हैं बच्चों में अभी से हिंदू मुस्लिम घोला जा रहा है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है, और राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में कांग्रेस विधायक खेहरा नशा तस्करी मामले में गिरफ्तार हुए। 2015 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में आया था सुखपाल खेहरा का नाम। आरोप है कि खेहरा अपने निजी सचिव के फोन से तस्करों से करते थे बात। तो ये आप देखिए पंजाब, एक बार चलिए देख लीजिए। पंजाब वैसे भी आप देखते हैं कि ड्रग्स में डूबा रहता है, और आप देखते हैं कि फिर भी नेता ही शामिल हैं, बताइए, लोगों को बर्बाद करने में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर हो गया।
इसे आप देखिए, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पंजाब। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक को ईडी ने किया, फिर किया तलब। ये आप देखिए, बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, वो इसी में ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना आप देखिए 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, अक्षय पटेल की जगह विश्व कप में टीम में शामिल हुए ऑफ स्पिनर आर अश्विन। वनडे विश्व कप होने वाला है ना, तो इसकी बात हो रही। हिंद महासागर में नौसेना की रेंजर से नहीं बचेगा कोई युद्धपोत। और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों बढ़ने से भारतीय निगरानी महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की निगरानी के लिए P8I की तैनाती हो रही है। और P8I ने लद्दाख सेक्टरों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भारतीय हित के कई क्षेत्रों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इसकी खासियत की बात करें तो अमेरिका से नए बोइंग P8I निगरानी विमानों का जत्था भारत आया है। हवाई निगरानी की क्षमता और नौसेना अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री क्षेत्र में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम भी है। और आप खुद सोच लीजिए, अगर हमारे पड़ोसी चाइना हो, पाकिस्तान हो, तो हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। और प्रदूषण से जंग में अन्य समस्याओं के साथ शिकायत का भी लगा अंबार। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण तो आप लोग जानते हो, खासकर वायु प्रदूषण, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। साल के अंत तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगे नेशनल हाईवे। ये आप देखते हैं कौन कर रहे हैं? हमारे नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। और सबसे अच्छे मंत्रियों की बात करें तो इन्हीं का नाम आता है। IIT छात्रों को दिया जाएगा सेफ्टी ऑडिट का काम। और शहरों के ठोस कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल के लिए लाई जा रही है नीति। अच्छी बात है। और उस कचरे का उपयोग भी हो पाएगा जो समस्या बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से गढ़ने की जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री के शीर्ष अदालत के एक आदेश को गलत तरीके से गढ़ने के मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये आप देखते हैं, जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा है कि रजिस्ट्रार ने जांच में पाया कि शीर्ष अदालत का एक आदेश मनगढ़ंत था। ऐसे मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करा कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने HIV प्रभावित बच्चों की संपत्ति सुरक्षित करने के निर्देश दिए। अदालतों ने कहा है कि संक्रमित लोगों के केस निपटाने को दें प्राथमिकता, पहचान रखें गोपनीय। HIV या एड्स ग्रस्त लोगों को सुविधाएं और इलाज सुनिश्चित करने की भी दिए निर्देश। HIV की बात हो रही है। देखिए, आप देखते हैं कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से संक्रमण एक रेट्रो वायरस है ये। और आप देखते हैं कि लेकिन उपचार के बिना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम सहित कई स्थितियों का कारण भी बन सकता है ये HIV। आकांक्षी ब्लॉक को लेकर PM 30 को करेंगे संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में शनिवार को देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सतह पर चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इसका शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग आप देखिए 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे इसमें। अच्छी बात है। और आप देखिए, PMO ने कहा है कि इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। और इसे देश के 339 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। संकल्प सप्ताह की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है इसमें। और अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह में किए गए कार्यों का समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा।
स्पीकर ने दानिश बिधूड़ी प्रकरण की सभी शिकायतें विशेष अधिकार समिति को भेजी हैं। अभी आप देखते हैं कि बीजेपी के सांसद हैं जो रमेश बिधूड़ी, उन्होंने बीएसपी के सांसद पर जो टिप्पणी की थी ना, उसी की बात हो रही है। स्वदेशी कंपनियों ने से 400 होवित्जर तोपों खरीदने के लिए सेना ने भेजा प्रस्ताव। 6500 करोड़ रुपए से अधिक का आएगा खर्च। सरकार जल्द ले सकती है प्रस्ताव पर फैसला। केबल टीवी नेटवर्क नियमों में पेश की गई कई महत्वपूर्ण संशोधन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं। अमेरिका ने 10 लाख से अधिक गैर आप्रवासी वीजा जारी किए हैं। 2019 से पहले की तुलना में 20% अधिक हैं। और लेडी हार्डिंग कॉलेज की वरिष्ठ सलाहकार को 10 लाख वीजा मिला है। ये आप देखते हैं कि वहां रहने के लिए लोग जाते हैं ना, उन्हीं को वीजा की बात हो रही है। धार्मिक ग्रंथों पर नहीं कोई कॉपीराइट, लेकिन नाटकीय कार्य संरक्षण के हकदार हैं। हाईकोर्ट का राय। कोर्ट ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को राहत देते हुए गूगल व मेटा को संभावित ऐप और पेज हटाने का दिया निर्देश, और कहा कई गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं की अपने ढंग से व्याख्या वाली सामग्री कॉपीराइट की हकदार है। इसमें संसदीय समितियों करेंगे देश की रणनीतिक तैयारी की समीक्षा। आप देखें, सभी को एनईपी से जोड़ने मैदान में उतरेंगे सारथी। यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से किया छात्रों का चयन। विद्यार्थियों के बीच घूम घूम कर एनईपी के फायदों से अवगत कराएंगे। जो नई शिक्षा नीति आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। और अगर हम लोग यूजीसी की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। तो आप देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। गैर सूचीबद्ध कोर्स की डिग्री देने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करे यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की डिग्री या डिप्लोमा की सूची में नहीं शामिल पाठ्यक्रम की दूसरी डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों व कॉलेज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये आप देखेंगे राजनीति की खबरें हैं। और आप देखते हैं कि हमारे देश में राजनीति तो होती है ईमानदारी से। महिला बिल पर आप देखते हैं कि आ चुका है, राज्यसभा लोकसभा से पारित हो चुका है। अब आप देखिए राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, कानून बन जाएगा। लेकिन ये लागू कब होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप कितनी भी योजनाएं बना दीजिए, अगर लागू नहीं होती हैं तो क्या मतलब रहेगा। और आप देखिए जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचती हैं तो बड़ा मुश्किल रहता है। बाकी आप देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है इसी साल, और तेलंगाना में भी। तो आप देखते हैं कि आपको बता दूं कि ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और आप देखते हैं कि एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिव कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखिए वही स्वामीनाथन साहब के बारे में लिखा जा रहा है। 28 सितंबर को इनकी डेथ हुई है। ये आप देख खत्म की पीएल 480 डील। 1971 में भारत ने अमेरिका के साथ पीएल 480 डील खत्म कर दी थी। ऐसा अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने अधिक उपज वाली गेहूं धान की किस्में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों को लामबंद करके अधिक उपज लेने के लिए जन आंदोलन चलाया। स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को भारत में अकाल जैसे हालात को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। आप देखिए दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, थोड़ा भी दिमाग लगाइए, आप लोग जवाब दे पाएंगे। ज्ञानवापी परीक्षा में आगे भी जारी रहेगा एएसआई सर्वे। ये आप सभी जानते हैं। देखिए बनारस की बात हो रही है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम खूब चलता है। और आप देखते हैं कि एएसआई की अगर हम लोग बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। पत्नी की आय की परिवार के अन्य सदस्यों की आय से तुलना अनुचित है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए
क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच कर सकती है सीबीआई? जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई से सुनवाई के दौरान ये सवाल पूछा है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। ये एजेंसियां भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती हैं, इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी इसकी स्थापना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। अपेक्षाओं पर खरा उतरा है प्रज्ञान। इसरो प्रमुख करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्षतिग्रस्त नहीं हुए होंगे तो जाग जाएगा हमारा रोवर प्रज्ञान, और अगर स्लीप मोड से नहीं जागता है तो भी कोई समस्या नहीं, सोमनाथ कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि हमने अभी चंद्रयान 3 छोड़ा हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है। और इसरो की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आप देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं इसे आप लोग हिंदी में। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जोशीमठ की जमीन सर्वाधिक 9.5 मिलीमीटर, एक तरह से आप देखिए प्रति दिन की दर से खिसक रही है। ये IIRS की रिपोर्ट में धसाव के साथ विस्थापन शब्द का प्रयोग मलबा मतलब कि बड़ा भूभाग खिसक भी रहा है। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच सर्वाधिक रही भूमि के खिसकने की दर, फिर आने लगी कमी। और आप देखते हैं कि ये सब कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। अब आप देखिए, हम खुद जब उसे परेशान करेंगे, पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए वहाँ कितना अवैध निर्माण किया गया, और आप देखिए लोग रोकते रहे, वैज्ञानिक रोकते रहे, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं माने। 40 वर्ष बाद दोषी ठहराए गए 75 वर्षीय व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 1983 की दुष्कर्म हत्या मामले में अप्रैल 2023 में आया था फैसला। यह आप खुद सोच के देख लीजिए कितना हमारे यहाँ इसीलिए न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि 1983 की घटना है, और आप देखिए फैसला कब आ रहा है? अप्रैल 2023 में आ रहा है। सोचिए। और कहते हैं कि इस तरह के कई मामले हैं, ऐसा नहीं है कि एक मामला है। सरकार की लेट लतीफी 30 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया हिरासत का आदेश। समस्याओं से जो गांव था परेशान, अब जिले में बना विकास की पहचान। ये आप देखते हैं कि युवा प्रधान के संकल्प से स्वाधीनता के बाद पहली बार सुविधा संपन्न बना कानपुर का सलेमपुर गांव। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आपका ईमानदार सरपंच है, आपने जिसे चुना है उसके अंदर ईमानदारी है, काम करने का जज्बा है, तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए। अब आप देखेंगे ये संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला, तो इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है आप लोगों को। आंसर राइटिंग कर रहे हो आप लोग, निबंध लिख रहे हो, तब भी मदद मिलेगी। दुनिया के लिए खतरा बनता चीन। तो पिछले 2 दशकों के दौरान में चीन का उभार बीते अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे अहम परिवर्तन रहा है। चीन के उभार ने 21वीं सदी में विश्व राजनीति की दशा और दिशा बदली है। चीन के उदय ने उस विश्व व्यवस्था को हिला दिया जिसे पश्चिमी विश्लेषक अमेरिकी नायकत्व के अंतर्गत एक ध्रुवीय और स्थिर माना करते थे। आज भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और तनाव का सिलसिला कायम है, और इसका कारण भी चीन ही है। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता का जो परिवेश बना हुआ है, उससे पीछे चीनी दादागिरी और अपने सिद्धांतों के अनुरूप नई विश्व व्यवस्था के निर्माण की चेष्टा है। मूलतः चीन ने अत्यंत तेज आर्थिक विकास दर के जरिए स्वयं को चोटी पर पहुंचाया है। बीते कुछ दशकों के दौरान तीव्र आर्थिक वृद्धि से चीन ने एक प्रकार का चमत्कार ही दिखाया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और निर्यात को प्रोत्साहन करने वाले वैश्वीकरण के माध्यम से चीन एक, आप देखते हैं कि उभरती शक्ति से महाशक्ति में बदल गया है। राष्ट्रपति शी चिनपिंग के कार्यकाल में सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी, हथियारों में भारी निवेश और पड़ोसी देशों के प्रति आप देखते हैं कि धमकाने वाले रवैये चीन के सतत आर्थिक विकास के आत्मनिर्भर आत्मविश्वास की नींव से ही उपजा है। यदि चीन लंबी अवधि तक आर्थिक वृद्धि के दम पर सफलता हासिल नहीं कर पाता और इतनी पूंजी नहीं जुटाता तो आज वहां बड़े पैमाने पर अराजकता देखने को मिलती है।
चूंकि मार्क्सवादी और माओवादी विचारधारा में भौतिक कारकों को प्रधानता दी जाती है, इसलिए चीनी नेता अक्सर भौतिक शक्ति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और संभावनाओं का आकलन करके नीतियां अपनाते हैं। विशेषकर शी जिनपिंग ने अति राष्ट्रवादी और आक्रामक विदेश नीति से चीनियों को यह आश्वासन दिया कि चीन का आर्थिक इंजन न रुकेगा न थमेगा। उनके नेतृत्व में चीन ने अपनी कूटनीति की यही अवधारणा प्रस्तुत की है। वह निरंतर तेज आर्थिक वृद्धि के दम पर अगले 25 वर्षों में अमेरिका और यूरोप से काफी आगे निकल जाएगा। कोविड महामारी के दौरान आप देखिए, और उसके बाद चीन यही समझता रहा कि अन्य बड़े देशों के मुकाबले वह जल्दी पटरी पर आ जाएगा और बाकी देशों को पछाड़कर अपने मार्क्सवादी नियंत्रित पूंजीवादी प्रतिरूप की श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। ऐसा नहीं हुआ। उल्टे शी जिनपिंग की बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति और वैचारिक कट्टरता, उनकी नीतियों के विरुद्ध घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध ने चीनी आर्थिक और करिश्मे पर ग्रहण लगा दिया। 2022 में आप देखिए चीन की आर्थिक वृद्धि दर केवल 3% रही, जो आप देखिए 4 दशकों में सबसे कम थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन के लिए अब वह दौर बीत गया जब वह साल दर साल 7 से 10% तक की वृद्धि हासिल करने में सफल रहा था। अनुमान है कि चीन की वार्षिक आर्थिक वृद्धि 2030 तक केवल 3% और 2040 में आप देखिए 2% रह जाएगी, और जबकि अब से 2050 तक कुल मिलाकर विकास दर औसतन 2 से 3% के दायरे में रहेगी। जिनपिंग की गलत नीतियों के चलते आती आर्थिक सुस्ती के अलावा चीन की वृद्ध होती जनसंख्या भी उसके लिए एक चिंताजनक पहलू है। चीन की जन्म दर गिरकर आप देखिए 1.28 हो गई है, जो बुढ़ापे की व्यापक समस्याओं से जूझ रहे जापान से भी कम है। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा चीन में निवेश घटाने के संकेत भी यही दर्शाते हैं कि आने वाले दशक में चीन की विकास दर पर धीरे धीरे विराम लगता जाएगा और चीन के आवास बाजार में गंभीर मंदी, युवा बेरोजगारी में बढ़ोतरी और प्रांतीय सरकारों के अत्यधिक कर्ज जैसी समस्याओं को चीन की केंद्रीय सरकार सुलझा नहीं पा रही है। इस नीतिगत अक्षमता को हल करने के लिए बीजिंग के हाथ में कोई जादुई छड़ी भी नहीं है। ऐसे में जिनपिंग जैसे निरंकुश शासक विदेश नीति के मोर्चे पर क्या करेंगे? अगर चीन आर्थिक तौर पर कमजोर होता जाएगा तो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शी जिनपिंग नरमी का रुख अपनाकर बुद्धिमानी दिखाएंगे, या फिर आप देखिए फिर सत्ता में आजीवन बने रहने की लालसा और अहंकार के चलते वह और अधिक विस्तारवादी एवं सैन्यवादी चेहरा दिखाएंगे। इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी रोचक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जब बुरे लोगों को समस्या होती है तो वे बुरे काम करते हैं। शी जिनपिंग के चरित्र और मानसिकता से यही स्वाभाविक लगता है कि वह आर्थिक विफलता की भरपाई विदेश नीति में दुस्साहस से करेंगे, ताकि चीन की असंतुष्ट जनता को राष्ट्रवादी पुनर्जागरण के स्वप्न के जरिए काबू में रखा जाए। और आप देखिए ताइवान, जापान, दक्षिण चीन सागरीय देशों और भारत के विरुद्ध चीन की मोर्चाबंदी आने वाले समय में और खतरनाक हो सकती है। वह भारत से संबंध सुधारने का इच्छुक नहीं है और इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यह कहा है कि चीन के साथ रिश्ते असामान्य हैं। आर्थिक तरक्की के आधार पर जो देश पड़ोसियों पर नियंत्रण जमाने की कोशिश करता था, वह अब ताकत में आती कमी के नशे में उन्मुक्त हाथी की तरह हिंसक व्यवहार कर सकता है। चीन की कमजोर होती अर्थव्यवस्था के कारण विरोधियों पर हमले की गुंजाइश और अवसर धीरे धीरे घटते जाएंगे। चूंकि इधर भारत भी तेजी से प्रगति करते हुए चीन के साथ शक्ति संतुलन को पाट रहा है, इसलिए भारत पर नियंत्रण की मंशा जिनपिंग जैसे निरंकुश शासक के मन में स्वाभाविक ही होगी। इसलिए भारत को चीन की आर्थिक कमजोरी के रुझान पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही प्रत्येक मोर्चे पर खुद को सशक्त रखना होगा। चीन के रवैये से पीड़ित भारत सहित अन्य देशों को यह मानकर रणनीति बनानी होगी कि जब तक शी जिनपिंग सत्ता में है तब तक सीमाओं पर टकराव और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जाएगी। चीन की आर्थिक मंदी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से वैश्विक शक्ति संतुलन और बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में सहायक अवश्य है, लेकिन इस गंतव्य तक पहुंचने की राय में भारत और उसके मित्र देशों को अग्नि परीक्षा के पड़ाव से भी गुजरना होगा। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन है श्री राम चोलिया देखिए, इन्हें देख रहे हैं ना, इन्हीं के द्वारा आर्टिकल लिखा गया। और निखरी भारत की नेतृत्व क्षमता। दिल्ली में G20 की ऐतिहासिक बैठक में दुनिया के 30 से ज्यादा शक्तिशाली नेता मौजूद थे। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर थी। इसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम धर्मों के बीच तनाव का बढ़ना है और रूस यूक्रेन युद्ध समग्र विश्व की संरचना और भू राजनीतिक समीकरणों को नया आकार दे रहा है। इस कारण दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थी कि कड़वाहट दूर करके भारत आम सहमति बनाने में कितना सफल हो पाता है। इसी आधार पर यह आकलन किया जाना था कि भारत भविष्य में विश्व राजनीति को किस प्रकार दिशा देगा। भारत को इस सब में अपार सफलता मिली है
और इस बार भारत ने G20 के इतिहास में कुछ नई परंपराएं भी जोड़ी हैं। केवल राष्ट्राध्यक्षों ही सम्मेलन में एकत्रित होंगे और चर्चा करेंगे। भारत ने ऐसी कोई औपचारिकता नहीं रखी थी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। भारत की संपूर्ण अध्यक्षता सामूहिक एवं या फिर सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित की गई, इसलिए भारत की अध्यक्षता एक नया मील का पत्थर बन गई है। और आप देखिए G20 सम्मेलन की सफलता ने भारत को दुनिया भर में यश दिलाया और इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता में लाना है एक तरह से। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अब 21 हो चुके हैं सदस्य, इसके अफ्रीकी संघ जुड़ चुका है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने की मांग काफी पुरानी थी। यदि आप G20 की संरचना देखें तो यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की आधिपत्य वाला संगठन है। यदि हम यूरोपीय संघ को देखें तो उसमें कुल जनसंख्या 30 करोड़ भी नहीं है, लेकिन यूरोपीय देश सभी प्रमुख संगठनों के सदस्य हैं और इसकी तुलना में अफ्रीकी संघ के सभी देशों की कुल जनसंख्या लगभग 100 करोड़ है और इसके बावजूद केवल एक अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका G20 का समूह सदस्य है। इस बार भारत ने अफ्रीकी देशों के सपने को साकार किया, सही मायने में ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस और अमेरिका तथा उसके समर्थकों के बीच काफी तनाव पैदा कर दिया है और आप देखिए इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या G20 सम्मेलन में परंपरागत रूप से घोषित किए जाने वाले समझौते की घोषणा हो पाएगी। यदि घोषणा हुई भी तो कितने देश उस पर हस्ताक्षर करेंगे। घोषणा पत्र का ऐलान आमतौर पर 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन किया जाता है, लेकिन इस सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सबको बताया कि दिल्ली घोषणा पत्र के मसौदे पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त कर दी है। यह घोषणा पत्र आप देखिए 34 पेज का है। इसमें आप देखिए 83 परिशिष्ट हैं, इनमें से 8 परिशिष्ट रूस यूक्रेन युद्ध पर हैं। इसके बावजूद इसमें विरोध के स्वर नहीं है। इससे भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में सामने आई है जो सही मायने में सर्वसम्मति कायम कर सकता है और संतुलन बना सकता है। चूंकि भारत दिल्ली घोषणा पत्र पर अमल होते हुए देखना चाहता है, इसलिए G20 की वर्चुअल बैठक की तैयारियों शुरू कर दी गई। ऐसा पहली बार हो रहा है। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत के बीच जलमार्ग, रेलवे, सड़क के जरिए कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी साबित होगी और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समय और यात्रा खर्च की बचत होगी। यूरोप पश्चिम एशिया के साथ भारत का व्यापार 40% बढ़ जाएगा और इससे भारत में भी बड़े पैमाने पर आप देखिए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। रेलवे निर्माण परियोजनाओं में भारत की विशेषज्ञता है, इसलिए जब पश्चिम एशिया में आप देखिए ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे तो भारतीय इंजीनियरों समेत कई लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा। इससे भारत को प्रमुख निर्यातक बनने में भी मदद मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी की आभासी मुद्रा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इस अनियमित मुद्रा पर वैश्विक नियंत्रण और प्रबंधन की भारत की मांग को G20 सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया है। और आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सभी अमीर देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के कारण गरीब एवं विकासशील देशों के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है और गरीब देशों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित करने की भारत की मांग को भी इस सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया है। और इसके अलावा कर्ज संकट में फंसे देशों को राहत देने की कोशिश करने की भारत की मांग भी मान ली गई। इसके साथ इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले ग्लोबल वार्मिंग के भयावह संकट से निपटने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना करके ठोस कदम उठाया गया है। इसके अभाव में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का ताकतवर देश माना जाने वाला जर्मनी एथेनॉल जैसे ईंधन के उपयोग में बहुत सहयोगी नहीं बन पा रहा है। पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए और तदनुसार विकसित देशों की ओर से गरीब देशों को हरित प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस पर आप देखिए भी सहमति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता इस सम्मेलन में हुआ है। कुल मिलाकर इस सम्मेलन के माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर मतभेदों को दूर करके सहमति जुटने में सफल रहा है। इससे भारत की नेतृत्व क्षमता दुनिया के सामने आई है। इससे निकट भविष्य में भारत को आर्थिक, व्यापारिक और अन्य क्षेत्रों में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेखक हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनका नाम है क्या, विनोद तावड़े। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। ये ऊर्जा सत्संग, भोग और विचार की मलिनता से इंद्रियों और मन को अलग रखना आत्मोन्नति का आधार है। हम जितना अधिक इस मालिन्यता से दूर रहेंगे, हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों पर इसका उतना ही कम प्रभाव। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। विपक्षी एकता का सच, आप देखिए पंजाब में जो कांग्रेसी विधायक गिरफ्तार हुए,
मैंने आप लोगों से बोला कि एक बहुत दूर की बात है इनकी विपक्षियों का सबका एकता होना और गठबंधन होना। अगर हो भी जाता है तो भारी नुकसान बीजेपी को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। तो वही चल रहा है, क्योंकि इनमें आपसी टकराव भी हैं। विश्व कप और पर्यटन, धर्मशाला में होने वाले विश्व कप के 5 मैचों से पर्यटन को संबल मिलेगा। और नॉर्मल सी बात है, देखिए इस तरह का कोई भी खेल होता है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आयोजन भी योगदान भी देता है। ये भी आप देखिए, देश को गौरवान्वित करती बेटियां। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में पहली बार खेलने उतरी भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर क्रिकेट स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इससे पहले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया था। भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में पदक जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम उसके खिलाड़ियों के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं जिन्होंने भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ियों सहित दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं छू पाए हैं। मैताली राज को अर्धशतक बनाने का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माना जाता है। मैताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई ने भी सराहनीय कदम उठाया, और अप्रैल 2021 में बीसीसीआई शीर्ष परिषद ने सैद्धांतिक रूप से फैसला किया कि अगर 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाए तो उसकी पुरुष और महिला दोनों टीमें उसमें हिस्सा लेंगी। और आप देखें, दोनों हिस्सा लेंगी। और आप देखिए, इसके तहत इतिहास में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पिंक बॉल से डे नाइट मैच खेला था। इसके बाद बीसीसीआई ने, आप देखते हैं, बीसीसीआई ने 2022 में आप देखते हैं लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय दिया। बोर्ड ने पे इक्वालिटी पॉलिसी लागू करते हुए महिला पुरुष क्रिकेट टीम के बीच फीस के भेदभाव को खत्म करते हुए महिला क्रिकेट टीम को भी पुरुष टीम के समान मैच फीस देने को कहा था। वहीं इस साल मार्च में महिला आईपीएल की शुरुआत भी की गई। भारत में महिला क्रिकेट की शुरुआत 1973 में उस समय हुई थी जब भारतीय महिला क्रिकेट संघ की स्थापना हुई थी। भारतीय महिला टीम ने अपना पहला मैच 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। साल 2006 में भारतीय महिला क्रिकेट संघ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में विलय कर दिया गया। कुल मिलाकर देश की बेटियों को जब भी मौका मिला उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भारत को गौरवान्वित किया हुआ है। पुरुष टीम से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। T20 और वनडे आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम की एशियन गेम्स में जीतने के बाद अब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए बल मिलेगा। इससे दक्षिण एशिया में ओलंपिक देखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। बीसीसीआई की बात करें तो देखिए किसकी बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है ना, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। एक बात और आप लोगों को, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब महिलाएं, बेटियां हमारी किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। अगर आप देखते हैं कोई इस तरह की बातें करता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। महिलाओं को, बेटियों को जहां भी हक मिल रहा है, जहां भी अधिकार मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। ये छोटे छोटे कॉलम लिखा जाते हैं, देख लिया करिएगा। टीवी समाचार चैनलों पर बहस का स्तर, टीवी समाचार चैनलों पर समाचार के अलावा बहस, डिबेट का भी प्रसारण होने लगा है, परंतु इसका स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिसके प्रति उच्चतम न्यायालय ने चिंता जताई है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के लिए नियामक तंत्र को सख्त बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने इसके लिए न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन को लगभग 1 माह का समय भी दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि इससे टीवी बहस का स्तर सुधरेगा। और आप देखते हैं कि मुर्गे जिस तरह से लड़ते हैं ना, मुर्गों का खेल होता है, उसी तरह से आप लोगों को टीवी पर भी दिखाई देते होंगे। 1 लाइक का सवाल है बाबा, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। सबके मन में सवाल, आगे क्या होगा। ये झारखंड में आप देखिए, रांची में आदिवासियों ने कर्मा पर्व के दौरान मंजर बजाती हुई हेमंत सोरेन। भारत कृषि के उद्धारक रहे हैं एम एस स्वामीनाथन। सीएडी व विदेशी कर्ज को लेकर सतर्कता जरूरी है। अप्रैल से जून 2023 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के मुकाबले 1.1% पर पहुंचा है, और कुल विदेशी कर्ज आप देखिए $629 अरब पहुंच चुका है। चालू खाता और घाटा,
ये होता क्या है, आप लोगों के मन में अब ये सवाल जरूर आता होगा। चालू खाता घाटा की स्थिति तब होती है जब किसी देश की वस्तु व सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक होता है। 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी विदेश की यात्रा। जुलाई सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री 36% बढ़ी। भारी बिकवाली से 610 अंक टूटा सेंसेक्स। एशियन पेंट्स के पूर्व चेयरमैन अश्वनी दानी की डेथ हो गई है। 1968 में एशियन पेंट्स से जुड़े थे। 1970 में बोर्ड में शामिल हुए थे। 2018 से 2021 के दौरान वे बोर्ड और कंपनी की चेयरमैन भी रहे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 1728 करोड़ का कर मांगा। एक वर्ष में शीर्ष 75 कंपनियों की संपत्ति 4% घटी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर बरकरार है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों के बीच भारत 40वें स्थान पर रहा है और वर्ष 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें स्थान पर था। कोरोना महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के दौरान भारत ने कई क्षेत्रों में इनोवेशन किया, जिससे इनोवेशन रैंकिंग में सुधार हुआ है। नीति आयोग के मुताबिक भारत की ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और सार्वजनिक वन्यजीव अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के कारण इनोवेशन इंडेक्स में भारत लगातार ऊपर चढ़ रहा है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विज्ञानियों ने सरकार के सभी विभागों में राष्ट्रीय इनोवेशन इकोसिस्टम को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल इनोवेशन मिशन में ने इनोवेशन इकोसिस्टम के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई। महंगे क्रूड से तेल कंपनियों के मुनाफे पर असर संभव बढ़ रहा की बात हो रही है। अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा स्मार्ट गैजेट पर बिताते हैं बच्चे, देख लीजिए। और नियंत्रण कर पाना चुनौती, स्मार्ट उपकरण से रख सकते हैं नज़र। और 74% बच्चे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। 61% बच्चे आकर्षित हैं गेमिंग की ओर। 42% बच्चे प्रतिदिन औसतन 2 से 4 घंटे अपनी स्क्रीन में से चिपके रहते हैं 12 वर्ष की कम उम्र के। 47% अपने दिन का स्क्रीन पर बिताते हैं 12 वर्ष से ऊपर के वाले बच्चे। 69% बच्चों के पास है खुद के टैबलेट या स्मार्टफोन। अब आप देखिए, उन्हें के पास अपना होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। CDIL बनी सेमीकंडक्टर बनाने वाली देश की पहली कंपनी। नीट पीजी के तीसरे चरण की काउंसिल रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। ऑपरेशन में पेट से निकले नट बोल्ट, वार्सल और ईयरफोन। गजब। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सुलीवान के साथ द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर जयशंकर ने की चर्चा। अमेरिकी समकक्ष ब्लिंकन से भी मुलाकात का कार्यक्रम। भारतवंशी कैंसर चिकित्सक व्हाइट हाउस फेलो के रूप में नामित की गई। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने बनाई पहली स्वदेशी पनडुब्बी। ये आप देखेंगे यहाँ ताइवान आपको देखने को मिल जाएगा। ये ताइवान है, ताइपे इसकी राजधानी है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। क्या करता रहता है? अपना हिस्सा बताता रहता है। अपनी परमाणु नीति को लेकर उत्तर कोरिया ने किया संविधान संशोधन। देखिए, दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया है। तो उत्तर कोरिया ने अमेरिका के भड़काऊ कदम का हवाला देते हुए परमाणु शक्ति पर अपनी नीति सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन किया है। कोरिया नेता किम जोंग उन अमेरिका को रोकने के लिए परमाणु हथियार निर्माण में तेजी लाने में जुटे हुए हैं। ये भी सनकी हैं। अवैध आप्रवासियों के बच्चों से जन्मजात नागरिकता छीनने के पक्ष में है रामास्वामी। और रिपब्लिकन की दावेदारी पाने के लिए भारतवंशी रामास्वामी कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा। रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में रिपब्लिकन उम्मीदवार के बीच हुई बहस। ये अच्छी बात रहती है। आप देखते हैं यहाँ बहस होती है। हमारे देश में अगर इस तरह का काम होने लगे तो मालूम तो चले किसका क्या विजन है। यहाँ तो आप देखते हैं जाति धर्म के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं। रूस में आसियान रक्षा मंत्रियों के प्लस EWG अभ्यास में योग का सत्य हो रहा है। 12 देश हिस्सा ले रहे हैं इसमें। पूर्व PM नवाज शरीफ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 4 मामलों की जांच शुरू हुई है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन में चुनाव एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, पुतिन कह रहे हैं। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख जंग जीती, भंग हुई होगी अलगाववादी सरकार। हैरी पॉटर के डम्बलडोर माइकल गेवन की डेथ हो गई है। उन्हें 1998 में नाइट की उपाधि दी गई थी।
रॉन ग्लेशियर टूटा है। आप देखिए स्विट्जरलैंड के ओवरगॉम्स में जलवायु परिवर्तन के कारण आल्प्स पर्वत श्रृंखला में रॉन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। दुनिया भर पर आप देखते हैं कि प्रभाव बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन का। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग पूरी तरह से ले लेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे उन्हें देख लेंगे। आज फिर जीने की तमन्ना है। वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है ना। 2050 तक भारत में बच्चों से ज्यादा हो जाएंगे बुजुर्ग। ये आप देखते हैं युवा आबादी है अभी भारत की, और ये एक दिन आप देखते हैं कि बुढ़ापा भी होगा, आप सभी जानते हैं। 36.1% हो जाएगी सदी के अंत तक देश की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी, और 20.8 तक पहुंचने का अनुमान है उम्रदराज आबादी का 2050 तक। 2001 से पहले देश में धीमी गति से बढ़ रही थी बुजुर्गों की आबादी। 39 बुजुर्ग व्यक्ति हैं भारत के में प्रति 100 बच्चों पर, और आप देखिए 16 उम्रदराज व्यक्ति प्रति 100 कामकाजी उम्र के व्यक्तियों पर 2023 में। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमें युवा आबादी का अगर लाभ नहीं उठाया हम लोगों ने तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। ये आप देखिए UNFPA की जो इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। कैन बेतवा लिंक परियोजना के खुले डिवीजन ऑफिस कार्यों में आएगी अब तेजी। इससे आप देखते हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है ना, और बुंदेलखंड और में आप देखते हैं कि काफी सहूलियत मिलेगी इससे। यहां भी पढ़ लिया करिएगा, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने पाक की सीमा में घुस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2016 में आज ही भारतीय सेना ने गुलाम जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, और यह हमला 18 सितंबर को कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले के जवाब में था, जिसमें आप देखिए 18 सैनिक शहीद हो गए थे। पृथ्वी पर सकुशल लौटी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटन। 2006 में आज ही के दिन विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनु सेह अंसारी पृथ्वी पर सकुशल लौटी थी। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज TMA-8 से उड़ान भरी थी। पेशे से व्यवसायी अनु सेह ने अंतरिक्ष में 11 दिन बिताए थे। इस रोमांचक यात्रा के लिए उन्होंने लगभग $2 करोड़ की भुगतान किया था। कॉमेडी को एक अलग स्तर पर ले जाने वाले अभिनेता थे महमूद। प्रसिद्ध अभिनेता महमूद का जन्म 1932 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में 1943 में फिल्म किस्मत से की। 1958 में फिल्म परवरिश ने बतौर अभिनेता पहचान दिलाई। एक खास अभिनेता के रूप में उनकी पहली सफल फिल्म ससुराल थी। पड़ोसन, भूत बंगला और आप देखिए बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों ने उनकी भूमिका आज भी दर्शकों को गुदगुदा जाती है, और कुमारा बाप, गिन्नी और जानी जैसी फिल्मों ने उनकी गंभीर अभिनय शैली को भी सराहना मिली थी। पानी से तेल को अलग करेगा भूसी लिपित सूती कपड़ा। IIT गुवाहाटी के विज्ञानियों ने विकसित की नई तकनीक पर्यावरणीय खतरों को कर सकती है कम। और आप देखिए समुद्री तेल प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर हो सकता उपयोग बढ़ने से कृषि अपशिष्ट से भी किसानों को होगी आय। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बायोमास एंड बायो एनर्जी में प्रकाशित हुआ ये शोध, अच्छी पहल है। प्रदूषित वायु में 5 दिन रहने पर भी बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा, ये अनुसंधान कह रहा है। प्राचीन काल के घोड़े का कंकाल। ये तुर्की के बैन में राइटियन काल के दौरान निर्मित क्षेत्र की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों की टीम को घोड़े का कंकाल मिला है। इसके जबड़े में कांस का एक कड़ा फंसा हुआ था। और आप देखिए ओराटियन बस्तियों के अवशेष तुर्कियों में सिल्डर और वैन और ईरान में उर्मिया में स्थित झीलों पर पाए गए। अनुमान है कि ओराटियन राज्य ईसा पूर्व 9वीं और 8वीं शताब्दी में काला सागर के दक्षिण व पूर्वी कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रित था। आज यह क्षेत्र अर्मेनिया, पूर्वी तुर्की, उत्तर पश्चिम ईरान में विभाजित है। ट्रैफिक जाम में फंसे व्यक्ति ने ऑर्डर किया पिज्जा। बेंगलोर की घटना है आजकल, ये भी अच्छी बात है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करिए।